नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहू, बहुत भूख लगी है। खाना बन गया हो तो दे दो। उसके बाद मुझे काम से जाना है। अपने बेटे ईशान के ऑफिस जाने के बाद हरिप्रसाद जी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोले और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे तभी उनकी बहू त्रिशा तैयार होकर कमरे से बाहर आई और बोली, पापा जी, अभी मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जाना है। लेकिन बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाना खाने के बाद मुझे दवाई भी लेनी होती है। हरिप्रसाद जी ने कहा, अगर खाली पेट दवाई लूंगा तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तभी त्रिशा गुस्से से भरी कड़क आवाज में बोली, एक बार सुनाई नहीं देता क्या आपको? 1 घंटे तक मैं वापस आ जाऊंगी। अभी आप अपने लिए चाय बनाकर पी लीजिए। इससे पहले कि हरिप्रसाद जी कुछ और कहते, उनकी बहू त्रिशा बाहर निकलकर अपनी स्कूटी स्टार्ट करके झट से निकल गई और हरिप्रसाद जी हैरानी से उसे देखते ही रह गए। कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए रसोई में जाकर उन्होंने 1 कप चाय बनाई और उसके साथ एक बिस्किट खाकर काम चला लिया। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भूख के कारण उनका बुरा हाल हो गया। अपने कमरे में बैठे बैठे वह अपनी पत्नी मीना की तस्वीर को निहारते हुए अतीत के पन्ने पलटने लगे। जब तक मीना उनके साथ थी तब तक बेटा बहू दोनों उनकी खूब इज्जत करते थे। मन मर्जी तो करना तो दूर की बात थी, बहू तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। बाहर के सभी काम हरिप्रसाद संभालते थे और मीना ने पूरा घर संभाल रखा था। बहू भी अपनी सास को बहुत मान देती थी, क्योंकि सास के रहते घर का कोई काम करने की उसे जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मीना की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। हरिप्रसाद जी अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। इलाज महंगा था, लेकिन उन्होंने खर्च की परवाह किए बिना इलाज शुरू करवा दिया। अब तो बहू, बेटा भी अपने माँ पिताजी के साथ सीधे मुंह बात करना छोड़ चुका था। लेकिन हरिप्रसाद और मीना को बेटे बहू के इस बदले व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया। एक दिन ईशान अपने पिता के पास आया और बोला, पापा जी, आप जानते हैं कि माँ की बीमारी आखिरी स्टेज पर है। जब उन्हें बचाया ही नहीं जा सकता तो इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? इस तरह तो आप हमें कंगाल कर देंगे। कम से कम मेरी बीवी और बच्चे का तो सोचिए। इतनी बात सुनते ही हरिप्रसाद जी का कलेजा छलनी हो गया। वे बोले, बेटा, मैं अपनी कमाई में से की गई बचत को तेरी माँ के इलाज में लगा रहा हूँ, तो तुझे परेशानी क्यों? जिसके बारे में तू ऐसी बात कर रहा है वह तुझे इस दुनिया में लेकर आई है। क्या क्या नहीं किया तेरी माँ ने तेरे लिए। तभी ईशान बोला, हाँ हाँ, कोई ऐसा नहीं कर दिया। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। बेटे की इतनी बात सुनकर हरिप्रसाद जी को एहसास हो गया कि आज माँ की ममता पैसे के सामने छोटी पड़ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पत्नी की अंतिम सांस तक उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और लगभग 6 महीने के इलाज के बाद मीना इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। पत्नी के जाते ही हरिप्रसाद जी की दुनिया उजड़ गई। बहू अक्सर उनके साथ ऊंची आवाज में बदतमीजी से बात करती और यदि वे कुछ कहते तो उन्हें बेटे के गुस्से का शिकार होना पड़ता। हरिप्रसाद एकदम अकेले हो गए थे। हालांकि उनके 13 वर्ष के पोते को दादाजी के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे भी मौका कम मिलता था। सुबह स्कूल जाता और शाम को ट्यूशन, और जब थोड़ी देर दादा के पास बैठता तो त्रिशा कोई न कोई काम बताकर बहाने से उसे अपने पास बुला लेती। एक रविवार जब ईशान घर पर था तो वह अपने पिता के पास आया और बोला, पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो हरिप्रसाद बोले, हाँ बेटा, कहो, क्या कहना है? पापा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अब गांव में हम रहते नहीं हैं, इसीलिए गांव वाले मकान की देखभाल भी नहीं हो पाती और आपकी तबीयत ठीक भी नहीं रहती, इसीलिए मैं सोच रहा था कि गांव वाला घर बेच देते हैं। यह सुनते ही हरिप्रसाद बोले, बेटा, मैं अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचना नहीं चाहता। तभी त्रिशा बोले, आप तो जानते हैं ईशान ने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, इसीलिए
उसे पैसे की बहुत जरूरत है और वैसे भी जमाना बहुत खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि किराएदार ही मकान पर कब्जा कर बैठ जाए। बेटे बहू की बात सुनकर अब उन्हें भी लगने लगा कि वास्तव में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए समय रहते सब काम निपटा दिए जाए तो अच्छा है। आखिरकार उन्होंने गांव का मकान बेच दिया और मिले हुए पैसे का 1/4 हिस्सा अपने पास रखकर बाकी पैसे बेटे को दे दिया। अब त्रिशा और ईशान बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक त्रिशा ने अपने ससुर को समय पर चाय नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर फिर बदलने लगे। जो बहू पहले पानी तक हाथ में दिया करती थी, वही बहू अब उन्हें खाने के लिए भी तरसाने लगी। अपने ससुर को बात बात पर टोकना और ऊंची आवाज में जवाब देना त्रिशा का रोज का काम बन गया था। हरि प्रसाद जी को बहुत तकलीफ होती थी। वह घुट घुट कर रह जाते, लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं थे। और आज तो हद ही हो गई। इंतजार करते करते दोपहर हो गई। दोपहर के 2 बजे त्रिशा घर वापस लौटी। तब कहीं जाकर हरि प्रसाद जी को खाना नसीब हुआ। खाना खाकर वे अपने काम से बाहर चले गए और शाम को घर लौटे तो बहुत परेशान थे। तब तक उनका बेटा ईशान भी घर आ चुका था। हरि प्रसाद जी ने कहा, बेटा ईशान, मुझे अपनी दवाई खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए आज मैं बैंक गया था। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें केवल 10,000 रुपये पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो गांव का मकान बेचने के बाद मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए जमा करवाए थे। फिर इतने पैसे गायब कैसे हो गए? और हम दोनों के अलावा तो उस अकाउंट से पैसे कोई निकाल ही नहीं सकता। तुम ही पता करो कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मैं बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगा सकता। यह सुनकर ईशान भड़कते हुए बोला, आप जानते हैं कि हमारा जॉइंट अकाउंट है और बिजनेस में मुझे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। अगर मैंने आपके पैसे निकाल लिए तो इतनी कौन सी बड़ी आफत आ गई, और वैसे भी आपको पैसों की जरूरत ही क्या है? बेटे की बातें सुनकर हरि प्रसाद जी चौंक गए। ईशान अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था और हरि प्रसाद ठगे से वहीं खड़े रह गए। अपनी बची हुई जिंदगी के लिए जो पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे, अब वह भी उनके हाथ से जा चुके थे। कुछ दिन और बीते तो बहू ने कहा, पापा जी, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, जरा उन्हें धोकर सुखा दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहकर त्रिशा अपने कमरे में सोने चली गई। बहू की मदद करने के इरादे से हरि प्रसाद जी ने सारे कपड़े धो दिए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से रसोई में सुबह के बर्तन और कपड़े धोने का जिम्मा उन्हीं को दे दिया गया। कभी कभी राहुल अपनी माँ को दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार करते देखता और विरोध करता तो त्रिशा उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत देकर डांटते हुए कमरे में भेज देती। उम्र बढ़ने के साथ हरि प्रसाद जी की कमर में दर्द रहने लगा, लेकिन घर में शांति बनी रहे इसीलिए वह जैसे तैसे काम कर देते थे। लेकिन त्रिशा को इससे भी चैन नहीं मिला और उसने धीरे धीरे काम का बोझ और बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन हरि प्रसाद जी की कमर में इतना तेज दर्द हुआ, उठना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। बस उसी दिन से त्रिशा की नज़र में ससुर जी खटकने लगे। बीमार ससुर को बिठाकर रखना उसे अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ लगने लगा और एक दिन उसने हरि प्रसाद जी को वृद्धा आश्रम भेजने की जिद ठान ली। लेकिन हरि प्रसाद अपना घर छोड़कर वृद्धा आश्रम नहीं जाना चाहते थे। उधर राहुल भी अपने दादा को खुद से दूर जाते देखकर रोने चिल्लाने लगा। लेकिन हुआ वही जो त्रिशा चाहती थी। दादा पोता लाख गिड़गिड़ाए, लेकिन इसके बावजूद एक लाचार पिता को बोझ समझकर बहू बेटे ने उन्हें वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज हरि प्रसाद जी को वृद्ध आश्रम गए पूरे 14 वर्ष बीत चुके थे और 14 वर्षों बाद राहुल उसी वृद्ध आश्रम के सामने खड़ा था जहां उसके दादाजी को छोड़ा गया था। जैसे ही राहुल अंदर गया और अपने दादाजी के पास पहुंचा, लंबा चौड़ा शरीर और डील देखकर हरि प्रसाद जी उसे पहचान ही नहीं पाए। दादाजी, कैसे हैं आप? राहुल ने कहा और उनके चरण स्पर्श किए। तभी हरि प्रसाद जी के मुख से निकला, राहुल बेटा, तू?
और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से जैसे आंसू का झरना फूट पड़ा। अपने पोते को उन्होंने अपने गले से लगा लिया और कुछ देर अविरल अश्रुधारा दोनों ओर से बहती रही। फिर खुद को संभालते हुए राहुल बोला, दादाजी प्लीज मत रोइए, अब आपके रोने के दिन बीत चुके हैं। आज आप मेरे साथ अपने घर चलेंगे। तभी हरि प्रसाद जी बोले, कैसा घर बेटा? उस घर से तो सालों पहले मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। अब तो यह वृद्ध आश्रम ही मेरा घर है और यहाँ रहने की मुझे आदत भी हो चुकी है। दिन रात तुझे देखने को दिल करता है। अब तुझसे भी मिल लिया, अब चाहे यमराज भी मुझे लेने आ जाए तो भी कोई गिला नहीं। इतने समय में अपने दादाजी की याद नहीं आई तुझे? राहुल बोला, ऐसा हो सकता है क्या दादाजी कि मैंने आपको याद ना किया हो? जिस समय आपको यहाँ भेजा गया था उस समय बहुत छोटा था, लेकिन मम्मी पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं बहुत रोया था। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई के बाद मम्मी पापा ने मुझे विदेश भेज दिया। उसके बाद मैं कभी घर नहीं आया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने वहीं नौकरी शुरू कर दी और अब विदेश में अच्छा खासा पैसा कमाकर लौटा हूँ। आपका पोता। मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं वह सब नहीं भुला पाया जो उन्होंने आपके साथ किया था। इसीलिए मैं भी उनसे मिलने नहीं आया। 12 दिन पहले ही भारत लौटा हूँ, लेकिन भारत पहुँचते ही तुरंत आपसे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि मुझे बहुत से काम थे, उन्हें निपटाना था, बहुत सी तैयारी करनी थी, इसीलिए देर हो गई। लेकिन दादाजी एक बात जरूर कहूँगा कि अब मैं आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बात करते करते राहुल ने देखा कि उसके दादाजी लगातार भारी आंखों से उसे निहारते जा रहे थे। तभी उसने पूछा, क्या हुआ दादाजी, कहाँ खो गए? हरि प्रसाद जी बोले, मैं भी तो यही सोच रहा था बेटा कि क्या मालूम तुझसे मिलने की मेरी आखिरी इच्छा कभी पूरी भी हो पाएगी या नहीं। कहीं तू भी मुझे भूल तो नहीं गया। लेकिन जब अपना बेटा ही अपना न रहा तो किसी से क्या शिकायत करना। राहुल बोला, अरे दादाजी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं न कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन जितना आपको अपना ब्याज प्यारा है उतना ही मुझे मूल से प्यार है। लेकिन मैं भी क्या करता, आपके पास आने से पहले आत्मनिर्भर होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। फिर हरि प्रसाद जी भरे गले से बोले, बेटा आज तक मैं अपनी किस्मत को दोष देता आया था कि शायद मेरी किस्मत ही फूटी है जो यह दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। लेकिन आज तुझसे मिलने के बाद मुझे अपनी किस्मत पर फक्र हो रहा है कि भगवान ने मुझे तेरा जैसा होनहार पोता दिया है। यह सुनकर राहुल उठ खड़ा हुआ और खुशी से बोला, तो फिर चलिए दादाजी, मैं आपका सामान पैक करता हूँ, आप तैयार हो जाइए। हरि प्रसाद जी बोले, लेकिन बेटा मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा बेटा और बहू कैसे हैं। वह मुझे वापस उस घर में आने भी नहीं देंगे और वैसे भी मैं यहाँ ठीक से रह रहा हूँ और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से उस घर में फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। थोड़े समय बाद आकर मुझसे मिल लिया करना, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, लेकिन अब मैं वापस उस घर में नहीं जा सकता। फिर राहुल बोला, अरे दादाजी, फिर तो आपकी पौत्र वधू आपके आशीर्वाद से वंचित ही रह जाएगी। इतनी बात सुनने की देर थी कि हरि प्रसाद जी तो बच्चों की तरह चहक उठे। क्या मेरी पौत्र वधू? राहुल, क्या तुमने शादी कर ली? राहुल बोला, नहीं दादाजी, आपके बिना भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है और यदि आप मेरे साथ न चले तो मैं शादी नहीं करूँगा। हरि प्रसाद जी बोले, अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है, मेरे प्यारे पोते की शादी हो और मैं ना रहूं। लेकिन बेटा यह तो बता कि लड़की कौन है और कहाँ से है। उत्सुकता से पूछने पर राहुल बोला, दादाजी सिमर कानपुर शहर से है, वह भी मेरे साथ विदेश में ही नौकरी करती थी। वहीं मेरी उससे मुलाकात हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। विदेश में जब भी मुझे आपकी याद आती थी मैं अक्सर वृद्ध आश्रम चला जाता था तो सिमर भी मेरे साथ जाने लगी। मैं उसके आचार व्यवहार से बहुत प्रभावित था क्योंकि आज के ज़माने की होते हुए भी उसे बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करना और उनके सुख दुख बांटना बहुत अच्छा लगता था।
फिर एक दिन ऐसा आया जब हमने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। यह सब सुनकर हरिप्रसाद जी बहुत प्रसन्न हुए। तभी राहुल बोला, तो अब देर मत कीजिए दादाजी। हरिप्रसाद जी बोले, लेकिन बेटा आश्रम के संचालक से भी बात करनी पड़ेगी ना। राहुल बोला, दादाजी मेरी उन लोगों से बात हो चुकी है और सारी औपचारिकताएं भी मैं पूरी कर चुका हूँ। आप बस चलने की तैयारी कीजिए। थोड़ी ही देर में राहुल अपने दादाजी को बड़ी सी कार में बिठाकर घर ले आया। घर को देखते ही हरिप्रसाद जी की आंखें फिर से सजल हो गई, क्योंकि यह घर उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था, जो उनके नाम पर था। लेकिन फिर भी इसी घर से बेइज्जत कर उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया था। इतनी गिड़गिड़ाहट से के साथ उन्होंने कहा था कि उन्हें इसी घर में रहने दिया जाए, लेकिन बहू किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं थी। और जब अपनी ही औलाद ने धोखा दिया तो वह और किससे उम्मीद करे। बेचारे बूढ़े पिता थोड़ी देर खड़े होकर घर को निहारते रहे। तभी राहुल ने बेल दबाई तो उसकी माँ त्रिशा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही लाड करते हुए बोली, अब आए हैं दूल्हे राजा। मुझसे कहे गए थे कि थोड़ी देर में आता हूँ, और यहाँ शादी से पहले की रस्मों का मुहूर्त निकला जा रहा है और इसका कुछ अता पता ही नहीं। राहुल बोला, माँ जरूरी काम न होता तो मैं न जाता, लेकिन वह काम सबसे महत्वपूर्ण था। त्रिशा ने पूछा, अच्छा आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए बाकी के सारे काम छोड़कर चला गया। तभी राहुल थोड़ा हटकर खड़ा हुआ तो त्रिशा ने देखा कि दरवाजे पर हरिप्रसाद जी खड़े हैं। उन्हें देखते ही उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बोली, पापा जी आप यहाँ इस समय। राहुल बोला, जी हाँ, अपने दादाजी को मैं अपनी शादी के समारोह में शामिल कराने के लिए लेकर आया हूँ और मेरी शादी तक यह इसी घर में हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल की यह बात सुनते ही त्रिशा दंग रह गई। त्रिशा का एक दिल तो किया कि अपने बेटे को खींचकर एक तमाचा जड़ दे, लेकिन अब उसका बेटा जवान हो चुका था। ऐसा कोई कदम उठाकर वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए खुद को शांत रखना ही उसने उचित समझा। फिर सोचने लगी कि राहुल ने ही तो कहा है कि हरिप्रसाद जी यहाँ उसकी शादी तक रहेंगे, और शादी तो कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसका मतलब ज़्यादा दिनों तक मुझे उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। और एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि राहुल अपने दादाजी को ले आया, वरना रिश्तेदार और जात बिरादरी के लोग विवाह में इकट्ठे होते तो पिताजी के बारे में जरूर पूछते। मैंने तो सबको यही बताया था कि पापा जी गांव में रहते हैं, और अब यह यदि पोते की शादी में न आते तो हमारी कितनी किरकिरी हो जाती। फिर होने वाली बहू सिमर के मायके वाले भी जानते हैं कि राहुल के दादाजी भी हैं। वे लोग भी उनसे मिलने के लिए जरूर कहते। अब पापा जी के आने से सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी और मुझे भी ज़्यादा दिन उनका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। शादी के बाद वह अपनी जगह और हम अपने घर, यह सोचकर त्रिशा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अगले दिन राहुल अपने दादाजी को बाजार लेकर गया और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दिए। खरीदारी करने के बाद राहुल उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहां उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाया। आज पहली बार हरिप्रसाद जी अपने पोते के साथ एक अच्छा समय बिता पाए। काफ़ी देर बातचीत करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हों। आखिरकार वह तारीख भी आ गई जिस दिन राहुल का विवाह होना था। विवाह के लिए एक बहुत बड़े होटल की बुकिंग की गई थी। आज त्रिशा के कदम तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। बेटे की शादी को लेकर वह बहुत अधिक उत्साहित थी। सबसे ज्यादा उत्साह तो उसे इस बात का था कि शादी के बाद उसका बेटा और बहू विदेश की नौकरी छोड़कर यहीं बसने वाले थे। मन ही मन त्रिशा अपने सपने सजाई जा रही थी कि बेटा बहू साथ रहेंगे तो जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, और कल को पोता पोती भी होंगे तो पूरे घर में चहकते फिरेंगे। हमारा बुढ़ापा तो खूब मजे से कटेगा। लेकिन एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोते हुए वह शायद इस बात को भूल चुकी थी
थोड़ी देर में राहुल तैयार होकर आया तो माँ उसकी बलाएं लेती जा रही थी। और उधर जैसे ही हरि प्रसाद जी ने अपने पोते को दुल्हा बना देखा तो उनकी आंखें खुशी के आंसू से भर आई, क्योंकि इस दिन का इंतजार तो वह कब से कर रहे थे। धूमधाम से विवाह की सारी रस्में संपन्न हुई। दुल्हा बना राहुल अपने दोस्तों और सिमर के परिवार वालों से अपने दादाजी को मिला रहा था और हर बात में अपने दादाजी को ही तवज्जो दे रहा था। यह बात त्रिशा को कतई पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अपने बेटे की शादी के समय वह कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसीलिए वह चुप रही। परंतु मन ही मन उसने ठान लिया कि शादी के बाद जैसे ही सभी रिश्तेदार चले जाएंगे तो वह अपने बेटे की एक नहीं चलने देगी और अपने ससुर को वापस वृद्धाश्रम भेजकर ही रहेगी। जब विदाई का समय हुआ तो नव विवाहित जोड़े के लिए फूलों से सजी गाड़ी में राहुल ने सबसे पहले अपने दादाजी को बैठाया। उसके बाद राहुल और उसकी पत्नी सिमर गाड़ी में बैठे। जैसे ही राहुल के माता पिता गाड़ी में बैठने लगे तो राहुल बोला, इस कार में आप लोगों की जगह नहीं बन पाएगी, आप दूसरी गाड़ी में आ जाइए। इतनी बात सुनते ही त्रिशा के कलेजे पर सांप लौटने लगे। चेहरे से ईर्ष्या साफ झलक रही थी, लेकिन फिर इधर उधर देखा तो सभी रिश्तेदार उसकी ओर ही देख रहे थे, इसीलिए फीकी सी हंसी के साथ अपने पति ईशान को लेकर दूसरी कार में जाकर बैठ गई। घर पहुंचकर दुल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी थी, इसीलिए त्रिशा ने ड्राइवर को जल्दी से उन्हें घर पहुंचाने को कहा। रास्ते पर मन ही मन यही सोचती आ रही थी कि आज राहुल और सिमर का तो घर में धूमधाम से स्वागत किया जाएगा, लेकिन राहुल के दादाजी को मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं आने दूंगी और चौखट से ही वापस वृद्धाश्रम भेज दूंगी। थोड़ी सी देर में त्रिशा अपने पति ईशान के साथ अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा तो दुल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। यह देखकर त्रिशा ने राहत की सांस ली कि चलो बच्चों के स्वागत की तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। बड़े उत्साह के साथ दौड़ते दौड़ते उसने सारी तैयारी की। चावलों से भरा कलश द्वार पर रखकर तिलक और आरती के लिए थाल सजाकर ले आए। बच्चों की राह देखने लगी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया था, लेकिन बेटा बहू का कुछ अता पता नहीं था। उनकी राह देखते देखते जब थक गई तो ईशान से बोले कि देखो तो तुम्हारा बेटा आखिर कहाँ रह गया, मैं फोन लगाकर पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए ईशान ने राहुल को फोन लगाया, लेकिन राहुल ने फोन नहीं उठाया। अब तो बेटा बहू के इंतजार में माँ बाप की आंखें पथराने लगी थी, लेकिन कोई नहीं आया। त्रिशा ने अपने बेटे को फिर से फोन लगाया तो राहुल ने फोन उठा लिया। राहुल की आवाज़ सुनते ही त्रिशा बोली, हेलो हेलो बेटा, तुम लोग कहाँ रह गए हो? यहाँ मैं और तेरे पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए कब से दरवाजे पर खड़े हैं। माँ, दरअसल बात यह है कि हम लोग पहले वृद्धाश्रम चले गए थे और काफ़ी समय लग गया वहाँ। बेटे की यह बात सुनते ही त्रिशा का चेहरा खिल उठा और खुशी से बोली, यह तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो दादाजी को पहले ही वृद्धाश्रम छोड़ाया। नहीं माँ, आप गलत समझ रही है। दरअसल दादाजी का कुछ सामान वहाँ से उठाना था और दादाजी भी हमें अपने दोस्तों से मिलाना चाहते थे, इसीलिए हम पहले वृद्ध आश्रम गए थे और वहाँ काफ़ी समय लग गया। अब हम दादाजी के घर पर जा रहे हैं। क्या? दादाजी के घर से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है माँ कि मैंने अपने दादाजी के नाम पर घर खरीदा है। अब हम लोग वहीं दादाजी के साथ ही रहेंगे और जहाँ तक स्वागत की बात है तो उसके लिए आपको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी तैयारी मैंने पहले ही कर रखी थी। नई बहू का स्वागत तो अब दादाजी ही करेंगे उनके अपने घर में। यह बात सुनते ही त्रिशा तो जैसे चक्कर खाकर बेहोश होने ही वाली थी। फोन स्पीकर पर था, इसीलिए ईशान वहीं पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तभी ईशान ने रुआ सी आवाज में कहा, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? पापा, मैं आपको अपना पता भेज देता हूँ, आप लोगों को जब भी मिलना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया और उन्हें व्हाट्सएप पर अपना पता भेज दिया। 10 मिनट के भीतर ही त्रिशा और ईशान एक खूबसूरत से आलीशान घर के बाहर खड़े थे।
बहुत सुंदर नेम प्लेट लगी हुई थी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हरि प्रसाद निवास। यह सब देखते ही तृषा तो जैसे अंदर तक हिल गई। वही ईशान गुस्से से लाल हो रहा था। फूलों से सजी गाड़ी वहां पहुंच चुके थे और राहुल अपने दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले जाने लगा। तभी तृषा ने उन्हें भरी आवाज में कहा, यह क्या बदतमीजी है राहुल? अपना घर छोड़कर तुम यहाँ किस घर में जा रहे हो? माँ, शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं। यह मेरे दादाजी का आशियाना है। घर के बाहर उनका नाम भी लिखा है। फिर भी आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? और हम लोग, तूने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा? जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया कि तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तू इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है बेटा? पिता ईशान ने तड़प कर राहुल से पूछा। तो राहुल बोला, पापा, दादाजी भी तो आपके जन्मदाता हैं, जिन्होंने आपको मेहनत करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और समाज में खड़े रहने लायक बनाया। लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने तो उनके सिर से छत ही छीन ली। और जो घर उन्होंने अपनी मेहनत और खून पसीने से बनाया था, उन्हें इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपने यह बात क्यों नहीं सोची? भगवान का शुक्र कीजिए कि मेरे दादाजी ने आपसे वह घर खाली नहीं करवाया। कितना बड़ा दिल है उनका। आप दोनों के पास तो दादाजी का बनाया हुआ मकान है। आप वहाँ आराम से रहिए, लेकिन मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि अब मैं आपके साथ रहूँगा। दादाजी हमारे स्वागत के लिए आरती की थाल लिए खड़े थे। यदि आप आना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहकर राहुल ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और चौखट तक पहुंचा तो हरि प्रसाद जी ने दोनों को तिलक लगाते हुए उनका स्वागत किया। उनके दिल से अपने बच्चों के लिए अनगिनत दुआएं निकल रही थी। आरती के बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। बहू के सामने बेटे के मुंह से यह बातें सुनते ही तृषा और ईशान शर्म के मारे धरती में गड़ते जा रहे थे। उनके अपने कर्म ही उनके सामने आ खड़े हुए थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी और आज राहुल अपने दादाजी के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब ले चुका था। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा कर्म वैसा ही फल, जैसे को तैसा। कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। यह कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।